बच्चों, कैसे हैं आप? तो बेटा आज जो वीडियो लेकर आए हैं हम दैट इज सम ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ एवोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है दैट अकॉर्डिंग टू डार्विन व्हिच वन इज नॉट ट्रू फॉर स्पीसिएशन, यानी कि डार्विन के हिसाब से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पीसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्पीसिएशन इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज। तो उसमें अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है बेटा, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी सपोर्ट करती है। सर्वाइवल फॉर एक्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस के बारे में बात किया जाता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू स्पीशीज। और ब्रांचिंग डिसेंट को तो खुद एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मान रही है। लेकिन जो ऑप्शन सेकंड है दैट इज सॉल्टेशन, इट इज रिलेटेड टू द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डीवरीज, जिसके हिसाब से एवोल्यूशन जो है हमेशा एक रैंडम और एक डायरेक्शनलेस प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर क्या दिखाई दे रही है, म्यूटेशंस दिखाई दे रही हैं, जिन्हें ह्यूगो डीवरीज एक लंबी छलांग की तरह ट्रीट करता है। तो ये सॉल्टेशन जो वर्ड है यहाँ पर ठीक नहीं है, तो यही ऑप्शन सही आता है। लेटिमेरिया एक ऐसी फिश जिसके पास स्टाउट है, स्ट्रॉन्ग फिन्स है एंड इट कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, और इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। सबसे पहले कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं? कनेक्टिंग लिंक्स वो स्पीशीज हैं विच आर अवेलेबल इन द प्रेजेंट टाइम्स आल्सो एंड दे शेयर सम ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स। तो लेटिमेरिया एक ऐसी फिश जो एक कनेक्टिंग लिंक है। अब हमें ढूंढना है कि ये जो फिश है कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है। तो अगर आप एनसीईआरटी देखो, लेटिमेरिया आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। लेटिमेरिया की जगह आपको वहां पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है, कोइलोकैंथ। तो याद रखिए बेटा, लेटिमेरिया नीट 2024 में भी पूछा गया था। तो लेटिमेरिया क्या है? लेटिमेरिया इज अ रेयर जीनस ऑफ कोइलोकैंथ। तो बिल्कुल वैसी एक फिश जो कुछ फीचर एम्फीबियंस के लेकर बैठती है और कुछ फीचर इसमें फिशेस के हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए तो जो ऑप्शन सेकंड है और ऑप्शन फोर है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब द फैक्ट इज कि क्या ये बोनी फिशेस के बीच में और कार्टिलेजिनस फिशेस, ये एम्फीबियंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सो ऑब्टेन्ड, लेटिवेरिया इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको एनालॉजी कंप्लीट करनी है विद रिस्पेक्ट टू द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? जो स्पीशीज यहाँ पे मेंशन है, जो स्पीशीज है ये प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सुपियल मैमल्स में आपको ये दिखाई देंगे बेटा। तो बॉब कैट का रिलेशन किससे है? तस्मानियन टाइगर कैट से। और एंड ईटर का एनालॉजी अगर हमें बनाना है सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी नम बैट। तो ऑप्शन वन इट इज एट द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैमल्स। तो आपको एक फिगर मिल जाएगी एनसीईआरटी में जहां पर जो एवोल्यूशनरी फॉर्म्स हैं वो आपको दिखाई देंगी विद रिस्पेक्ट टू वेरियस जियोलॉजिकल पीरियड्स। तो वहां पर अगर आप ध्यान देंगे बेटा, मैमल्स के जो ओरिजिन है वो लिनिएजेस, रेप्टाइल की ही लिनिएजेस से आया है, जिसमें सबसे पहले साइनेप्सिड्स आते हैं, फिर पेलिकोसॉरस आते हैं, फिर थेराप्सिड्स हैं, और फाइनली वो लिनिएज किसमें इन्वॉल्व होती है? मैमल्स में इवॉल्व हुई है। तो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स थर्ड। अब इंसर्शन रीजन पूछा गया है द अकरेंस ऑफ द डार्क विंग मॉथ इंक्रीज इन इंग्लैंड आफ्टर 1920 ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये टॉपिक कहाँ से है? ये इंडस्ट्रियल मैनलिज्म की एग्जांपल है विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उसमें बताया गया था कि 1920 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप होने के बाद इंग्लैंड में पॉल्यूशन का स्तर इतना बढ़ गया था जिसकी वजह से जो व्हाइट विंग मॉथ थी उसका नंबर कम होना शुरू हो गया और डार्क विंग मॉथ का जो नंबर था वो इंक्रीज करना शुरू हो गया। सो इट इज वेरी मच अप्रोप्रिएट, बहुत सही है ये। अब इसका रीजन क्या दिया है? द predators could not easily spot dark moth on the tree trunks that had become dark due to the destruction of lichens and smoke deposition बेटा। तो अगर आप इस एक पॉइंट को एनसीईआरटी से रिलेट करते हैं तो वहां पर सबसे बड़ा जो दो शब्द है अगर आपने वो समझ लिए हैं दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आई हुई थी तब जो यहाँ पर जो मतलब जो नंबर है वो वाइट विंग मॉथ का ज्यादा था, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन का स्तर कम था और जो वाइट विंग मॉथ थी उन्हें प्रेडेटर स्पॉट नहीं किए जा रहे थे क्योंकि बैकग्राउंड अलग तरीके का था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जोर पकड़ा, वहां से निकलने वाला धुआं, स्मोक, सूट, वो सारे का सारा ट्री ट्रंक्स पर बैठना शुरू हो गया, जिससे अब बैकग्राउंड ब्लैक हो गई, डार्क हो गई। और अब जो वाइट जो प्रेडेटर्स थे वो वाइट विंग मॉथ को पकड़ पा रहे थे, लेकिन डार्क
मॉथ्स को पकड़ नहीं पा रहे थे. So it means both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, यानी कि number 1 option. चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है, more individuals acquire peripheral character values at both the ends of distribution curve in. तो जब ज्यादा इंडिविजुअल पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यूज को एक्वायर करते हैं और वो वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे दोनों एंड से देखी जाती है, तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो कौन सी सिलेक्शन में देखने के लिए मिलता है बेटा? तो याद रखिए ये है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करने वाला एक बड़ा मेजर फैक्टर जिसे नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, और एनसीईआरटी उसे 3 टाइप में बांटती है, जिसमें एक है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन. तो ये जो स्टेटमेंट जो क्वेश्चन के रूप में यहाँ पूछी गई है उसका करेक्ट ऑप्शन डिसरप्टिव सिलेक्शन बनता है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो क्रेनियल कैपेसिटी पूछी गई है किसकी? होमो हिबालिस की और निएंडरथल मैन की. तो याद रखिए बेटा होमो हिबालिस का रेफरेंस एनसीईआरटी 650 टू 800 सीसीज का बताती है, जबकि निएंडरथल मैन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 400 सीसीज का बताती है. तो अगर इन सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल वन, वो सबसे अच्छी ऑप्शन यहाँ बनेगी. नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, लेकिन किसके बारे में? जीन माइग्रेशन के बारे में. जीन माइग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इफेक्ट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. तो जैसे पहले ही है कि ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करती है. कैसे इफेक्ट कर देगी? ये जीन पूल को बदल देती है. जब इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में एंटर हो रहे हैं और वहां से डिलीट किए जा रहे हैं तो जीन पूल हमेशा बदल जाएगा बेटा. तो अपने आप जो इक्विलिब्रियम है, जो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो बिल्कुल डिसरप्ट हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गई. सेकंड है अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बिल्कुल सही. जीन माइग्रेशन में एक सेक्शन पॉपुलेशन का एक जगह से उठकर किसी दूसरी जगह पर जा रहा है. तो अगेन इट इज ट्रू. Gene frequencies of the original population remains same, whereas that of the new population change from the existing value. जब जीन का माइग्रेशन पहली सेट ऑफ पॉपुलेशन से है तो वो सेम कैसे रह सकती हैं? तो ये सेम बिल्कुल भी नहीं होंगी. तो ये अभी तक की इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें दिखाई दे रही है. चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं. देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम. तो बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि जब जीन माइग्रेशन बहुत ज्यादा बार देखा जाएगा, फ्रीक्वेंटली अकर होता है किसी भी एक पॉपुलेशन में, तब वो जीन फ्लो कहलाता है. तो जो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था वो हम ढूंढ चुके हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट नंबर 3.